कुछ समस्याएं आबादी के बढ़ने के साथ जन्म लेती हैं, लेकिन उसकी कसूरवार जनता नहीं बल्कि वो लोग हैं जिनके ऊपर शहर या इलाके की विकास का जिम्मा होता है। करोल बाग संसदीय क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं कुछ हजार लोगों के लिए ही थी, लेकिन आज वहां की आबादी लाखों की है। परिणाम अवैध निर्माण, बुनियादी सुविधाओं की कमी और जीना मुहाल। करोल बाग संसदीय क्षेत्र के कई इलाके जब अपना आकार ले रहे थे तब यहाँ बुनियादी सुविधाएं बस कुछ हजार लोगों के लिए ही थीं। लेकिन समय गुजरता गया और परिवार बढ़ते चले गए। जमीन की कमी होनी स्वाभाविक बात थी। परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में अवैध निर्माण। हालांकि सरकार ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए अपने मकान के ऊपर 2 मंजिल तक के निर्माण की अनुमति दे दी, लेकिन अवैध निर्माण का सिलसिला यहीं रुका नहीं। गलियां सकरी होती चली गईं और बुनियादी सुविधाओं पर बोझ बढ़ता चला गया। जिस बिजली के खंभे से कुछ लोगों को कनेक्शन देने की बात थी, आज वहां तारों का मकड़ जाल लगा हुआ है। आबादी बढ़ने के इस अभिशाप ने करोल बाग संसदीय क्षेत्र में कई दिक्कतें पैदा की। बुनियादी सुविधाओं पर असर के साथ साथ लोगों के लिए सुरक्षा संबंधी परेशानियां भी पैदा हो गईं। लेकिन इतना होने के बावजूद न तो आबादी रुकी, न ही उसके फलस्वरूप बढ़ने वाली समस्याएं। जब एनडीए की सरकार थी, यहाँ की सांसद थी, उन्होंने 300 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिसर बनना था जो ई टाइप क्वार्टर करोल बाग में है, और वहां पर फाउंडेशन स्टोन लगा। केंद्रीय मंत्री आए और वहां पर पूरा डिस्प्ले किया गया कि यहाँ हॉस्पिटल बनेंगे, क्वार्टर्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे, पार्क बनेंगे। आज आप देखिए कितना बड़ा क्लस्टर वो बन गया है। लाखों रिक्शे वहां आ चुके हैं, दुनिया का मलबा वहां इकट्ठा हो रहा है और एक नार के जीवन वहां लोग जी रहे हैं। जो काम करते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में है। पब्लिक को जिस जगह पे सहूलियत है और उसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है, वो हाउस टैक्स पे कर रहा है, उसकी अपनी ज़मीन है, उसका अपनी जगह है, तो वो वहाँ से जाएगा, बाहर कहाँ जाएगा? बेरोजगारी है, उसका रोजगार वहाँ चल रहा है, उसकी छोटी दुकान है या छोटा व्यापारी है या कुछ भी काम करता है, वो पट्टी पे काम करने वाला है, तो उसको छोड़ के जा नहीं सकता है। या आसपास की फैक्ट्रियाँ कहीं हैं, वो वहाँ काम करता है और उसकी बीवी भी काम करती है, तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं? उनके बच्चों का दाखला है, बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीज़ें हमें सोचना पड़ता ही है कि किस तरह से, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम बने और पब्लिक की सेवा करना मेरा अपना काम है। मेजर प्रोजेक्ट यही मैंने बताया कि एक फायर स्टेशन हम तैयार कर रहे हैं आनंद पर्वत वाली जगह पे, क्योंकि वहाँ पहाड़ी है और बाहर से अगर कहीं आग लग जाए तो बाहर से फायर ब्रिगेड का जाना बहुत मुश्किल है, कंजेस्टेड लेन्स हैं, तो इसलिए एक फायर स्टेशन ऊपर बना है। और उसके साथ ही पुलिस स्टेशन की, बड़ी पुलिस स्टेशन जो लोगों को वहाँ कमी है, या पार्क हैं। एक मेरा और बड़ी चीज़ है, जो जगह हमारे पास है पूरी करोल बाग में और कहीं खास बड़ी जगह नहीं है, केवल आनंद पर्वत पे खाली जगह है, जहाँ हम हॉस्पिटल और बड़ा एक स्कूल या कॉलेज हॉस्टल के साथ देना चाहते हैं, ऐसी मेरी इच्छा है। ये अलग बात है कि पॉश इलाकों में अवैध रूप से इमारतें बन रही हैं, तो गरीब तबके के लोग खुली सरकारी जगह पर अपनी झोपड़पट्टी बना रहे हैं। व्यापार है तो गतिविधियां बढ़ेंगी ही और दूसरी जगहों से इस इलाके में आवागमन भी। करोल बाग संसदीय क्षेत्र हर लिहाज से भरा पूरा नजर आता है। अच्छी खासी रिहाइश, उद्योग धंधे भी अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं। कहीं चारों तरफ शोर और गाड़ियों की आवाजाही, कहीं मन को सुकून देने वाली शांति। इन्हीं के बीच कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो इस संसदीय क्षेत्र की गरिमा को गिराते हैं। अब इनके कारण कुछ भी हों, करोल बाग संसदीय क्षेत्र को एमसीडी ने 12 खंडों में बांट रखा है। इसके अलावा इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पटेल नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, रामनगर और बलजीत नगर आते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद से ही करोल बाग के बाजार पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं, जहां जरूरत की हर चीज, हर ब्रांड और दाम के लिहाज से मनमाफिक दामों पर मिल जाती है। अजमल खां मार्केट, गफ्फार मार्केट जैसे कुछ बाजार ग्राहकों को सबसे ज्यादा खींचते हैं। टैंक रोड का इलाका गारमेंट्स के लिए सब जगह प्रसिद्ध है। व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र होने के कारण कई समस्याएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। आवागमन ज्यादा होने के कारण यहाँ जाम की समस्या अक्सर लगी ही रहती है। बावजूद इसके करोल बाग की रौनक में कोई कमी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ की गलियाँ और सड़क भरे रहते हैं।
और बाजार सजे रहते हैं। लेकिन यहाँ है एक ऐसी समस्या जिसका निदान सालों से नहीं हुआ, वो है पार्किंग की समस्या। वायदे तो बहुत हुए लेकिन काम कुछ नहीं। बेतरतीब खड़े वाहन, आधे से ज्यादा घिरा हुआ मेन रोड, सड़क के किनारे बनी पार्किंग और लोगों को पैदल चलने में भी बेहद परेशानी। ये सारी स्थितियां इशारा कर रही हैं करोल बाग के लगभग सभी इलाकों में व्याप्त एक समस्या की ओर, और वो है पार्किंग की। पार्किंग की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन समाधान की ओर बढ़ता एक कदम भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब तो लोग इस ओर से निराश ही हो चले हैं। पार्किंग हो नहीं सकती। एक तो बैंक है, बैंक वाले गली में लगा देते हैं गाड़ियाँ, उनको बोलो साइड में लगाओ, बोलो बैंक वालों को बोलो बैंक और कहीं ले जाए। ये परेशानी है यहाँ, जैसे पार्किंग बन जाती है छोटी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पार्किंग की समस्या का कोई हल ही नहीं हो सकता कभी भी। गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं यहाँ पे, पार्किंग अगर छोटी बना भी दी गई तो वो उसका हल नहीं होगा कोई। एमसीडी ने करोल बाग के शास्त्री पार्क में बहुमंजिला पार्किंग बनाने का फैसला किया था। ऐसी पार्किंग जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होगा और देश में बनने वाली पहली ऐसी पार्किंग होगी। लेकिन अभी तक इस ओर कुछ ठोस होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जबकि करोल बाग के रिहायशी इलाकों के साथ साथ मार्केट एरियाज में भी समस्या ने व्यापारी लोगों के उद्योगों को खासा प्रभावित किया हुआ है, और इन लोगों का मानना है कि इसका इलाज तो किसी के पास है ही नहीं। जो ग्राहक आएगा वो गाड़ी लेके अपना आएगा, लगाए कहीं भी। यहाँ तो दुकानदार के सामने लगाएगा, अपने दुकानदार के सामने लगाएगा, फिर पीछे वाली गाड़ी जो बाहर ऊपर जाने वाली है वो भी आके लगेगी। जहाँ पार्किंग समस्या तो बनी। पुलिस आती है, अपना हफ्ता लेके महीने लेके चली आती है। कितने देखोगे आप, शाम को आके देखो कितने पुलिस वाले आते हैं, सब ले जाते हैं। सबको पैसे से प्यार है भैया। हर साल सड़क पर लाखों गाड़ियां शामिल हो जाती हैं और सरकार पार्किंग शुल्क के नाम पर पैसा भी लेने लगी है, लेकिन गाड़ियों का सड़क पर बढ़ना बदस्तूर जारी है। ऐसे में जगह की कमी तो होगी ही, लेकिन समाधान खोजने की जिम्मेदारी भी उनकी है जो व्यवस्था के जिम्मेदार हैं। अब समाधान चाहे बल से हो या विवेक से। हम शास्त्री पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग शुरू कर रहे हैं। जो मेरे जहन में है उसे जल्दी से जल्दी हम कर दें, और शॉपकीपर से और वहाँ के एसोसिएशन से मैंने बात की है, मार्केट एसोसिएशन से, कि वो अपनी गाड़ियाँ भी पार्क अगर वहाँ पे करें, या हम एक रिज पे, अब मेरा जो बूढ़ी भटियारी के पास जो रिज है वहाँ अगर पार्किंग एक लाइन से चली जाए, क्योंकि वहाँ कोई शॉप नहीं है, वहाँ वो पार्किंग कर दें, वहाँ से आने जाने के लिए हम 2 बसेस रख दें, जिससे उन लोगों को खुली सड़कें मिलें। आज 7 साल हो गए हैं, 8वां साल चल रहा है, अभी तक एक कागज भी आगे नहीं निकला है, वो पार्किंग नहीं बन पाया है। और दिन पे दिन यहाँ पर जो बुरा हाल है पार्किंग का, वो करोल बाग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ गई। जब हम एक घर भी बनाने लगते हैं तो उसमें सालों लगते हैं। इसमें तो काम करना और फिर उसमें जितना पैसा लगेगा उसके लिए जितना जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है। आंख पैनी और नजर तेज, चीजों को खरीदने की समझ हो तो घुस जाइए इस मार्केट में, और अगर ऐसी समझ ना हो तो किसी समझदार के साथ जाइए, नहीं तो जेब साफ होने में देर नहीं लगती। जी हम बात कर रहे हैं करोल बाग के गफ्फार मार्केट की। ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ कोई जेब तलाशी या कोई खतरा हो, बल्कि ऐसा इसलिए है कि असली नकली में भेद करना मुश्किल है और चीजों की सरेआम नुमाइश न होने से ग्राहक भ्रम में पड़ जाता है। लेकिन इस बाजार में खरीदारी करने का अपना ही एक अलग मजा है। बस ये जर्सी वर्सी कंबल वगैरह यही लेते हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता नकली क्या असली क्या। जनरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये डुप्लीकेट है या नहीं है, क्योंकि सिमिलरिटी इतनी ज्यादा है कि डुप्लीकेसी का पता नहीं लगता है इन जनरल। खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। सेकेंड हैंड चीज भी नई जैसी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात, इन चीजों के दाम मनमाफिक होना होता है, क्योंकि एक चीज के कई विकल्प सामने होते हैं और अंत में ग्राहक सामान खरीद कर ही दुकान छोड़ता है। दुकानदार भी खुश और ग्राहक भी। खास बात यही है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको, एक ही मार्केट में जो भी चाहिए और हर रेंज में मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है, महंगा भी मिल जाता है। बहुत कम्पिटिटिव मार्केट है और वैरायटी यहाँ पे सारी बहुत मतलब कंडेंस्ड है मार्केट, है सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। ऑथोराइज अनऑथोराइज तो ये तो मेरा काम भी नहीं है। अगर ऐसा आपने आज कहा है तो उस बात को मैं चेक करूंगी। मैं फिर मार्केट एसोसिएशन के लोगों को बुला के, क्योंकि वो लोग इन्वॉल्वमेंट है, व्यापारी जो है उनको बुला के कि ऐसा सुनने में आया कि यहाँ कुछ सामान ऑथोराइज है कुछ अनऑथोराइज है, अगर इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सके और अपनी मार्केट की गुडविल अच्छी बना सके तो हम ऑथोराइज ही सामान बेचें। मैं उनको बुला के फिर बात कर सकती हूँ। इस इलाके में समस्याएं तो जैसे मुंह बाए खड़ी हैं।
अपने इलाके की समस्याओं को दूर करने की कितनी कोशिशें की कृष्णा तीरथ ने, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।